जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आई थिंक ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा और इस पे क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो भी आप लोग सॉल्व कर लिए। नाउ द टुडेज माय टॉपिक इज variation of electrolytic conductance and molar conductance with dilution. Now, what is the electrolytic conductance? In previous lectures, I am explaining the electrolytic conductance is the reciprocal of resistance. Resistance का reciprocal होता है conductance। और आपको पता होगा कि conductance is the property of conductor which facilitate to flow of electricity। यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आयंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो आयंस के वजह से फ्लो होते हैं। लिसन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयन इन सोल्यूशन। Now, electrolytic conductance is depend on number of ions and mobility of ions in solution। यानी सोल्यूशन में जितना ज्यादा आयंस होगा उसकी कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगी। ओके, या सोल्यूशन में आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और कंडक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। नाउ, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो जो फैक्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर्स आपके लेके चलते हैं हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर। नाउ, electrolytic conductance is depends on the temperature। On raising the temperature, electrolytic conductance are increases। कैसे? सपोज हमने कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो वो ब्रेक कर जाता है किस में? आयंस में, यानी पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ब्रेक कर गया। और यही आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए यही आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर जब बढ़ाते तो इस आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोबिलिटी यानी स्पीड भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। यानी कंडक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। On raising the temperature, the conductance are increases. Why? Due to increase the kinetic energy of ions and increase the mobility of ions. The next factor is nature of electrolyte. अब nature of electrolytes की बात करते हैं, तो nature of electrolyte. The second factor is nature of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होते हैं। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ, अब यहां पे पॉइंट को ध्यान से समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है
the electrolyte which are partially break into iron, this is called as the weak electrolyte. जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि partially break into iron, break into iron. This is called as the weak electrolyte. Examples में हम लोग ले सकते हैं क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH. Acetic acid is a weak electrolyte, and another example is ammonium hydroxide is a weak electrolyte. Now, what is the strong electrolyte? Strong electrolyte, the electrolytes are completely break into ions. Break into ions. This is called as the strong electrolyte. Ions. This is called as strong electrolyte. For example, NaCl, sodium chloride, potassium chloride, these are the strong electrolyte. तो इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शियली ब्रेक इनटू आयन, दिस इज कॉल्ड एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली ब्रेक इनटू आयन, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया. अब हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन. यानी डाइल्यूट करने पर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान रखना कि डाइल्यूट करेंगे, तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होता है. यानी कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन कम होता है. अब यहां पे ध्यान रखना कि ऑन डाइल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंक्रीजेस. अगर डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों क्या होता है, बढ़ता है, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो. तो डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ते हैं. अब यहां पे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में और फिर देखेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में. तो मैंने बताया कि डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है और कंसंट्रेशन कम होता है. ठीक है. अब आप क्लास 11 पढ़े कि जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हैं तो आयनाइजेशन क्या होता है, बढ़ता है. आयनाइजेशन बढ़ते हैं, यानी डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आयनाइजेशन. आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक इनटू आयन. अब जितना ज्यादा आयंस मिलेगा कंडक्टेंस उतना ही बढ़ेगा. तो डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन. ओके. अब जब आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा. अब हम लोग थोड़ा वीक के लिए बात करते हैं और स्ट्रॉन्ग के लिए बात करते हैं. अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली ब्रेक इनटू आयन. पार्शियली ब्रेक किया है. जब आप डाइल्यूशन करते हैं यानी डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन. जितना ज्यादा आयंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होंगे, बढ़ेंगे. ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक इनटू आयन. ये तो कंप्लीटली ब्रेक कर गया, किसमें, आयंस ब्रेक कर गया, यानी इसका आयनाइजेशन अल्फा 100% हो गया. तब यहां पे क्वेश्चन एराइज होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयंस में ब्रेक कर गया. तो जब कंप्लीटली ब्रेक कर गया तो इसके आयंस के नंबर तो बढ़ेंगे नहीं. तो होता क्या कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी कंडक्टेंस बढ़ते. कैसे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना. सपोज देखो ये कंटेनर है,
और इसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिए, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया हुआ। तो दोनों आयंस के बीच में, यानी अपोजिट आयंस के बीच में एक फोर्स डेवलप करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के वजह से ये दोनों आयन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयन से ब्रेक कर गया, यानी उसका आयनाइजेशन यानी अल्फा की वैल्यू 100% हो गया, यानी कंप्लीट ब्रेक कर गया। फिर डाइल्यूट करने पर आयनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है, तो जब वाटर को इसमें मिलाएंगे तो ये फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब कम होगा तो इस आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो क्लास 11 पढ़े कि ये जो फोर्स है दोनों आयंस के बीच में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है क्या, 1/k मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे k क्या है, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी इसमें अगर वाटर मिलाएंगे तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है, और जो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयन की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो आयन की स्पीड कैसे बढ़ेगी, देखो सपोज हमने एक कंटेनर लिया और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दोनों आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, माइनस और ये प्लस लेते हैं, यानी ये कैथोड हो गया, ये एनोड, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव आयन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान रखना कि जब पॉजिटिव आयन मूव करेंगे निगेटिव की तरफ, तो ये फोर्स होने की वजह से निगेटिव आयंस भी उसके साथ साथ जाएंगे, जिससे आयन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो आयन की स्पीड यहां पे कम हो गई। अब जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इस आयन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो अगेन मैं बताता हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली ब्रेक करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक करते हैं। अब देखो डाइल्यूट करने पर आयनाइजेशन बढ़ता है। अब जब आयनाइजेशन बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो लिसन, ऑन डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आयंस के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहां सवाल है मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस आपको पता होगा कि मोलर कंडक्टेंस को हम दिखाते किससे, लैम्डा एम से डिनोट कराते। ओके, अब मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिसन केयरफुली। सपोज आपको पता होगा कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल कप्पा इंटू वी है। यहां पे कप्पा क्या है, कप्पा इज द कंडक्टिविटी एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि डाइल्यूट करने पर कप्पा की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। देखो अगेन, दैट्स इट। सपोज करो कि ये कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है। अब कंटेनर में 1 ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ओके, अब प्रेजेंट है और इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं।
ठीक है, सिंपल वे से बनाते हैं। मान लेते हैं कि 1 ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आयन की संख्या 10 है, सपोज करिए 10, और ये वॉल्यूम 100 ml मान लेते हैं। तो 100 ml वॉल्यूम में 10 आयन है, यानी आयन की डेंसिटी 10 है 100 ml वॉल्यूम में। जब इसमें वाटर हम 100 और ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया, 200 हो गया। लेकिन आयन की संख्या कितनी है, 10 ही, यानी आयन की जो डेंसिटी है अब 200 ml वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो गया। तो जब डेंसिटी कम हो गया तो कप्पा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी आर डिक्रीजेस, व्हाई, ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ आयन की जो संख्या है वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो गई, तो कंडक्टिविटी कम हो गई। अब यहां पे देखो कंडक्टिविटी कम हो रही है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस कप्पा की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। So molar conductance are increases on dilution due to increase the volume of solution containing 1 gram moles of electrolytes are more than kappa, यानी कप्पा की वैल्यू से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों के लिए देखते हैं मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अब यहां पे ध्यान देखना, इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे। चलो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एल और कंसंट्रेशन के बीच में, और कंसंट्रेशन को अंडर रूट सी से दिखाते हैं। ओके, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो डिवाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किया गया है, और वो इक्वेशन होता क्या है कि लैम्डा एम इक्वल लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, ये इक्वेशन होता है। ओके, तो पहले हम लोग इसको ग्राफ को देखते हैं तो इक्वेशन क्लियर हो जाएगा ना। अब हम लोग ने ग्राफ प्लॉट किया मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखना, सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे और फिर इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए केसीएल। अब केसीएल का ये जो ग्राफ का कर्व इस टाइप से दिख रहा है, ये हो गया केसीएल, और केसीएल क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना कि ये पॉइंट पे मोलर कंडक्टेंस भी 0 और कंसंट्रेशन भी आपका 0। ठीक, अब इस पॉइंट से अगर राइट के साइड बढ़ेंगे, राइट साइड जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर लेफ्ट पे आते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यानी डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इस पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। अब ध्यान रखना, मान लेते हैं इस पॉइंट, ध्यान से देखना, इस पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन, ओके, तो मोलर कंडक्टेंस ये आपका। अब हम डाइल्यूट करते हैं, तो जब डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। अब सपोज करो, मैंने बताया कि जब हम डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्लाइटली इंक्रीजिंग, यानी थोड़ा सा मोलर कंडक्टेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है ऑन डाइल्यूशन पे। तो देखो ये मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ा, ओके। तो देखो कि when कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, यानी कि जब आप कंसंट्रेशन को 0 तक लाते हैं, ठीक, द मोलर कंडक्टेंस आर स्लाइटली इंक्रीजेस and reaches to the limiting value, and this point is called as the lambda naught m। ठीक है,
यानी कि जब आप कंसंट्रेशन को 0 तक लाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली बढ़ रहा है एंड रीचेस टू लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया, इसका मतलब कि यहां पे आयंस कंप्लीटली ब्रेक कर गया, और जब कंप्लीटली ब्रेक कर गया तो अब इस पॉइंट पे आने के बाद अब कितना ही वाटर ऐड करते जाएंगे, देयर विल बी नो चेंज इन मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन सुनना, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये, ठीक, अब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, एंड व्हेन डाइल्यूशन अप्रोच टू 0, यानी कि कहां तक ले जा रहे हैं, 0 तक ले जा रहे हैं, तो दिस वैल्यू रीचेस टू द लिमिटिंग वैल्यू। और इस पॉइंट पे कंप्लीट आयंस क्या मिले, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयंस में ब्रेक कर गए। ओके, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा एम, सॉरी लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा नॉट एम को बोलते क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हैव लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको बोलते क्या है, मोलर कंडक्टेंस हैज लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको लैम्डा नॉट एम से हम लोग दिखाते हैं। ओके, अब क्या होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज हम लेते हैं क्या, एसिटिक एसिड, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एसिटिक एसिड लेके चल रहे हैं, तो देखो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन यहां पे, तो मोलर कंडक्टेंस कम है। अब जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है कि इसके मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करते हैं, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में ब्रेक करते जा रहे हैं, यानी आयंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। बट दिस पॉइंट यानी दिस ग्राफ इज नॉट रीचेस टू द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली ब्रेक करते हैं किसमें, आयंस में, इसलिए पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए कोहलराउच ने अपना एक लॉ दिया था। तो क्या था, कोहलराउच लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो कोहलराउच लॉ था। अब क्या था कोहलराउच लॉ, देखते जाइए। कोहलराउच लॉ, कोहलराउच लॉ, कोहलराउच लॉ, ठीक है। तो कोहलराउच लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्या था ये लॉ में, देखो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज को ग्राफ के द्वारा फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो उसके लिए कोहलराउच ने अपना एक लॉ दिया था। तो क्या था, कोहलराउच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इस लॉ में क्या था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the electrolytes are completely breaking to ions and each ions are independently free. So molar conductance of electrolyte solution is sum of the conductance of cations and anions. तो इन्होंने कहा था क्या कि जो सोल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
इक्वल किसके होगा, सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ केटायंस एंड एनायन। तो यहां पे कोलराउच लॉ के हिसाब से कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड कंडक्टेंस ऑफ एनायन, यानी इन दोनों का सम क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं क्या कि अगर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl दिया है, तो NaCl किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। सो Na प्लस, सो कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड कैसे टूटता है, Ba2 प्लस एंड Cl माइनस। तो इसको लिखेंगे कैसे, लैम्डा नॉट Ba2 प्लस एंड लैम्डा नॉट Cl माइनस। लेकिन यहां पे कितने क्लोरीन से, 2, तो 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ ने क्या कहा था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है आयंस में और सभी आयंस टोटली फ्री हो जाते हैं। सो उस सॉल्यूशन का टोटल मोलर कंडक्टेंस इक्वल होता है कंडक्टेंस ऑफ केटायंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एनायन, इसके इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड का निकालना है, तो सोडियम क्लोराइड का Na प्लस एंड Cl माइनस, या बेरियम क्लोराइड का लेना चाहते हैं तो Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ऐसे करके फाइंड आउट कर देते हैं ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालते हैं, तो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ molar conductance has limiting value at infinite dilution for weak electrolyte कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो स्टूडेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई ग्राफ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, अब इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक करता है, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है। तो देखो लैम्डा नॉट CH3COO माइनस एंड लैम्डा नॉट H प्लस, ये ब्रेक किया। अब इसके एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी और वो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू दी रहेगी, और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, इसकी भी वैल्यू दी रहेगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, इसकी भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दी रहेगी इसी की वैल्यू से हम लोग इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपको चाहिए क्या, एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड में CH3COO माइनस और H प्लस, यही चाहिए। अब देखो यहां पे कि NaCl कैसे ब्रेक करता है, लैम्डा नॉट Na प्लस एंड Cl माइनस, ये ब्रेक किया। HCl कैसे ब्रेक किया, लैम्डा नॉट H प्लस एंड लैम्डा नॉट Cl माइनस। सोडियम स्टेट कैसे ब्रेक किया, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस एंड लैम्डा नॉट Na प्लस।
ब्रेक किया। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? CH3COO माइनस और H प्लस की। तो इस तीनों में CH3COO किसमें है? इसमें। और H प्लस किसमें है? इसमें। यानी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसकी रिक्वायरमेंट में इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? लैम्डा नॉट m CH3COOH लैम्डा नॉट, अब CH3COO किसमें है? इसमें। तो लैम्डा नॉट m CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट m HCl माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। यानी इन दोनों के वैल्यू को ऐड करेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आप इजी वे से फाइंड आउट कर लेंगे क्या? मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिड। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, इस पे सॉल्व करिएगा एनसीईआरटी में दिए हुए। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ओके, नाउ तो यहां पे लैम्डा m एट c ये क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया गया है, लैम्डा m इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ द लैम्डा नॉट m ये क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये वैल्यू से भी, ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैटायंस प्लस एनायंस करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, द लास्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम इंडिकेट कराते हैं K से। और क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो K इक्वल C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओके, तो यहां पे C क्या है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसमें होगा? आपके क्वेश्चन में मोलैरिटी के फॉर्म में। ओके, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो यहां पे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला हो गया के सी अल्फा स्क्वायर। तो इससे हम लोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें ध्यान रखना, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी निकालना पड़ सकता है या मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़ सकता है, और उसी से रिलेटेड आपके पूरे के पूरे कोलेट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएंगे, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके,
तो ये पोर्शन यानी एक पोर्शन खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल चेंज। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग देखेंगे यानी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से केमिकल चेंज के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट